गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया। वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज का अपना टॉपिक है नया अध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं, पुष्पी पादपों का शरीर। पुष्पी पादपों का शरीर, ठीक है। अब देखिए, पुष्पी पादप का अर्थ आप लोगों को पता है। पादपों को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, पुष्पीय पादप और अपुष्पीय पादप। वे पादप जिनमें जननिक संरचना या लैंगिक अंग पुष्प का निर्माण होता है, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्पीय पादप अपने पास दो प्रकार के, कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसके बाद में शरीर। शरीर का अर्थ यहां पर क्या है? अगर अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करें तो एनाटॉमी। एनाटॉमी या शरीर का मतलब है, अभी तक अपन ने इससे पहले जो अपन पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की अकारिकी, ठीक है। अकारिकी के अंतर्गत क्या होगा? किसी भी पादप के बाह्य लक्षणों, रूप, रंग, आकार आदि का अध्ययन। अब शरीर का मतलब है आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। जब हम किसी भी पादप की काट कर देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है। अपन जानते हैं बहुकोशिकीय पुष्पीय पादपों का शरीर है, इसका मतलब बहुकोशिकीय जीव है ये, ठीक है। जंतु और जो पुष्पीय पादप है बहुकोशिकीय जीव है, यानी इनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। और एक से अधिक जब कोशिकाएं पाई जाती है, एक कोशिका के अंतर्गत तो क्या होता है कि सारे कार्य जो है शरीर के समस्त कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपादित होते हैं। लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं होती है तो क्या होगा कि कार्य का बंटवारा हो जाएगा, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने लगेंगी, ठीक है। बहुकोशिकीय इनका शरीर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कार्य कोशिकाएं करेंगी, और अलग अलग कार्य करेंगी तो वो क्या करेंगी? एक समूह का निर्माण कर लेती है। कोशिकाएं समूह में इकट्ठी होकर और एक समान प्रकार का कार्य करती है। तो यहां अपने पास नया शब्द आता है, वो है क्या? उत्तक। अर्थात उत्तक किसे कहते हैं? टिश्यू। तो उत्तक या टिश्यू क्या हो गया? कोशिकाओं का समूह, ठीक है। कोशिकाएं एक समूह का निर्माण करती है और अब उस समूह के आधार पर वो भिन्न भिन्न कार्य करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक जो है सॉरी, वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का समूह वो तीन प्रकार का होता है। किस आधार पे? या तो क्या करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या करें? कार्य करें, ठीक है। यानी समस्त कोशिकाएं एक ही समान प्रकार का क्या कर रही है? कार्य कर रही है। तो उन समान कार्य को करने के आधार पर उन कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। दूसरा क्या है कि उनकी संरचना क्या हो? एक जैसी हो। संरचना मतलब उनकी आकृति, आकार किस प्रकार का है। जितनी भी कोशिकाएं बनी है उन सब की संरचनाएं आपस में समान है, तो उसके आधार पर, कार्य के आधार पर। और तीसरा क्या है? उत्पत्ति, यानी किसी एक कोशिका से इनका निर्माण हुआ है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, और इसमें अभी विभाजन की क्षमता है, तो ये एक कोशिका क्या करेगी? दो कोशिका का निर्माण करेगी। फिर दो कोशिका का निर्माण करने के पश्चात ये रुकती नहीं है, ठीक है। ये क्या करती रहती है? कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। दो इधर फिर बना ली, उसके बाद में दो और बना ली, उसके बाद में दो और बना ली। तो अब ये जो कोशिकाएं बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समस्त कोशिकाएं, इनकी मदर सेल क्या है? मात्र कोशिका क्या है? ये कोशिका है। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं अपन एक्स। तो इन सभी की मदर क्या है? एक्स है। इस आधार पे इन 8 कोशिकाओं का भी एक समूह बन जाता है, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। या तो क्या हो? अलग अलग उत्पत्ति हो लेकिन कार्य एक समान करने लग जाए, तो कार्य के आधार पर। और अलग अलग उत्पत्ति हो लेकिन उनकी संरचना क्या है? एक जैसी है, तो संरचना के आधार पे। और तीसरा उत्पत्ति के आधार पे। तो कार्य, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं क्या करती है? विभिन्न प्रकार के समूह का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो उत्तक की परिभाषा क्या होगी? कोशिकाओं के संरचना, कार्य एवं उत्पत्ति के आधार पर बनने वाले समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। अब इस पाठ में अपन पढ़ेंगे विशेष रूप से उत्तक के बारे में।
तो उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए आप चार्ट के अनुसार मैं एक चार्ट का निर्माण कर देता हूं आपके लिए। उत्तक पहला है मेरिस्टेमिक, मेरिस्टेमिक या हिंदी में इसको कहते हैं विभज्योतकी, विभज्योतकी उत्तक। और दूसरा क्या है? दूसरा है अपना स्थायी उत्तक। अब दोनों में अंतर, पहले तो उत्तक हो गया अपना उत्तक दो प्रकार के, मेरिस्टेमिक या विभज्योतकी और स्थायी उत्तक। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं के समूह बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो उत्तक है, इस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता लगातार पाई जाती है। यानी वो जब तक वो कोशिकाएं जीवित रहती है तब तक वो क्या करती है? विभाजन करती रहती है, ठीक है। तो उन कोशिकाओं का समूह क्या हो गया? एक समूह बन गया, जिसको हमने कह दिया मेरिस्टेमिक या विभज्योतकी उत्तक। दूसरा जो जिनका निर्माण होने के पश्चात कुछ समय के पश्चात वो विभाजन की क्षमता त्याग देती है, अन्य कार्यों को करने लगती है, अन्य कार्य करने लगती है, उनको कहते हैं स्थायी उत्तक, ठीक है। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक ये नाम इनकी उत्पत्ति के आधार पर ही है। एक जो अपन जानते हैं, एक वर्षीय पादप को अगर हम आयु के आधार पे दो भागों में विभाजित करें तो हम कह सकते हैं एक वर्षीय और बहुवर्षीय। वैसे पादपों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत द्वितीयक उत्तकों का निर्माण होता है। यानी जो पहले बने वो प्राथमिक उत्तक, और दूसरे या तीसरे साल में जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन उत्तकों का निर्माण होता है, उनको अपन कहते हैं द्वितीयक उत्तक। अब देखिए प्राथमिक उत्तक को फिर दो भागों में विभाजित करते हैं। वो है इनकी स्थिति के आधार पे, ठीक है। स्थिति के आधार पे यो कह सकते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक या शीर्षस्थ प्राथमिक विभज्योतक, और दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। इसी प्रकार जो द्वितीयक उत्तक है इनको हम एक भाग में विभाजित करते हैं, जिसको अपन कहते हैं पार्श्वीय विभज्योतक। एक प्रकार से हम यो कह सकते हैं कि ये जो उत्तकों का वर्गीकरण है वो किस आधार पे है? वो स्थिति के आधार पे है। अब देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। ये जैसे मान लीजिए किसी भी मूल या परोह की संरचना है। ये मूल या परोह की संरचना है जिसमें ये जो शीर्षस्थ भाग है, जो टॉप पे है, एकदम शीर्ष पे है, वो शीर्षस्थ विभज्योतक। और उसके पश्चात बन गया यहाँ क्या? यहाँ बन गया स्थायी उत्तक। ये हो गया स्थायी उत्तक। और निर्माण के क्रम में पहले ये क्या था? यहाँ ऊपर ही ऊपर ये विभज्योतक था, और विभज्योतक के बाद में इसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो रूपांतरित हो गई किसमें? विभाजन न करने वाली कोशिकाओं में। तो ये बन गया अपना क्या? स्थायी उत्तक, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या हो गया? इधर भी स्थायी उत्तक का निर्माण हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि दो स्थायी, ये स्थायी उत्तक है, ये स्थायी उत्तक है, ठीक है। दो स्थायी उत्तकों के मध्य जो विभज्योतक पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभज्योतक। और जो मूल एवं परोह, परोह का मतलब पादप का वायवीय भाग और मूल का मतलब पादप का भूमिगत भाग, दोनों के अंदर इस प्रकार के उत्तकों का निर्माण होता है। प्राथमिक अवस्था में विभज्योतक है, फिर कोशिकाएं क्या होगी? स्थायी उत्तक में रूपांतरित होगी। उसके पश्चात फिर नई जो कोशिकाएं बनी उनमें विभाजन की क्षमता आ गई। तो इस प्रकार से दो स्थायी उत्तकों के मध्य जो विभाजनशील उत्तक पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभज्योतक। अब बात रही पार्श्वीय विभज्योतक की, जो कि क्या है? एक प्रकार का द्वितीयक उत्तक है। तो इसका निर्माण द्वितीयक वर्ष में या तृतीयक वर्ष के अंतर्गत पादपों में होता है। तो अपन जानते हैं कि जो बहुवर्षीय पादप है, जैसे खेत में फसल ली जाती है एक वर्षीय पादप, ठीक है, और जो बहुवर्षीय पादप है, खेजड़ी है, इनमें जो शाखाओं का निर्माण होता है, अर्थात स्थिति के आधार पर यूं कहें कि पार्श्वीय भाग में जो विभज्योतक पाया जाता है, यानी पार्श्व में स्थित है, साइड में स्थित है,
और इसमें भी क्या है, विभाजन की क्षमता है, तो उस उत्तक को अपन क्या कहेंगे, पार्श्विक विभेद्योतक। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक का मतलब क्या है, आपको मैंने बता दिया कि वे उत्तक जिनमें विभाजन करने की क्षमता समाप्त तो हो गई है, क्या कहलाते हैं, स्थायी उत्तक कहलाते हैं। स्थायी उत्तकों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, एक है सरल और दूसरा है जटिल। सरल और जटिल। अब ये सरल और जटिल भी किस आधार पे है, तो देखिए सरल का मतलब है वे उत्तक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं, यानी उन सब कोशिकाओं की संरचना, शारीर हम पढ़ रहे हैं, शारीर का मतलब आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो काट काट कर अध्ययन किया जाता है। तो जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं सरल उत्तक। जटिल उत्तक जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, आप लोग नाम याद रखना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। इसी प्रकार जो सरल उत्तक है, सरल उत्तक को भी तीन भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है, यहां लिख देता हूं मैं इसको, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए इन तीनों में अंतर। सबसे पहले पेरेनकाइमा। हम जानते हैं विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक के अंतर्गत उसकी कोशिकाओं की क्या विशेषता होती है कि उनमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, रिक्तिकाएं, छोटे आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है और कोशिका की क्षमता जो है वो विभाजन करने की होती है। तो सरल उत्तकों से अभी अभी जो उत्तक बना है, इस प्रकार से जो उत्तक कोशिकाओं का समूह बना है जो किस में रूपांतरित हुआ है, जो रूपांतरित हुआ है जटिल उत्तक में। तो इनके मध्य अब देखिए ये उत्तक है, ठीक है, ये कोशिकाएं है, तो यहाँ क्या है, ये क्या है, ये खाली स्थान है। अर्थात कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं और हो सकता है जैसे कि अंतर्वेशी विभज्योतक होता है, इनमें विभाजन की क्षमता आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये ताजा ताजा विभज्योतक उत्तकों से बनी कोशिकाएं जिनके अंतर्गत कोशिकाओं के अंतर्गत जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं पादप, तो पादप और जंतु में एक मुख्य अंतर होता है, आप लोगों को पता है कि पादपों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है, तो यहाँ छोटे छोटे आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। अभी इनमें जीवद्रव्य की मात्रा भी है और सबसे बड़ी बात कि इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो उपस्थित होता है। अब देखिए कोलेनकाइमा। कोलेन का मतलब होता है कोण, हिंदी में इसको कहते हैं कोणोत्तक, ठीक है। तो इनके जो किनारे हैं, ये जैसे किनारे हैं, या अपन कहें कि जो अंतराकोशिकीय अवकाश है, इन अंतराकोशिकीय अवकाशों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, इनका जमाव हो जाता है। किसका, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इन पदार्थों का जमाव हो जाने के कारण और साथ साथ जीवद्रव्य की मात्रा भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो कोणे इनके क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में वही बात है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इनका जमाव अत्यधिक हो जाता है और अत्यधिक जमाव हो जाने के कारण ये एकदम से क्या हो जाते हैं, कड़े उत्तक हो जाते हैं, यानी अब इतने सॉफ्ट नहीं रहे और इसमें जो जीवद्रव्य है उसकी भी मात्रा क्या होती जाती है, उसकी भी मात्रा कम होती जाती है, जिसके कारण क्या होगा, वो एकदम कड़े और कठोर हो जाएंगे। लंबी संकरी कोशिकाएं इनकी हो जाती है, लंबी संकरी कोशिकाएं, और उनमें उन कोशिकाओं को एक प्रकार से अपन स्क्लेरिड भी कहते हैं, ठीक है। देखिए एक परत के रूप में जब पूरी की पूरी परत इस प्रकार से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, इनका जमाव इस प्रकार से एक लेयर के रूप में हो जाता है, तो इस प्रकार के उत्तक को अपन कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। एक स्क्लेर, एक परत के रूप में क्या हो गया, इनका निर्माण हो गया। अब अपन बात करते हैं जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में मैंने आपको बताया
विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। यहां तो क्या थी, एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जब किसी उत्तक का निर्माण करती है तो उसे हम जटिल उत्तक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो इसके उदाहरण है। अब देखिए जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं होगी, यहां एक ही प्रकार की कोशिका थी। 4 प्रकार की कोशिकाओं के नाम आपको याद रखने हैं, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। सबसे पहले वाहिका, दूसरा वाहिनिका, तीसरा जाइलम मृदुतक और चौथा जाइलम रेशे। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं होगी। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जाइलम बना होता है और 4 ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम बना होता है। कौन कौन से? चालनी नलिका, एक कोशिका का नाम क्या है? चालनी नलिका। दूसरी कोशिका का नाम सह कोशिका। तीसरी कोशिका का नाम वही, अब फ्लोएम है तो फ्लोएम मृदुतक, और जाइलम है तो जाइलम मृदुतक, और फ्लोएम है तो फ्लोएम रेशे, और जाइलम है तो जाइलम रेशे। अर्थात ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनको क्या कहते हैं, या अपन ने परिभाषा दी, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए उत्तक को क्या कहते हैं? जटिल उत्तक। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने उत्तक को क्या कहते हैं? सरल उत्तक। जिन उत्तकों में विभाजन की क्षमता पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।